हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे 17 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे आज की महत्वपूर्ण खबरें उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ ही साथ आकाशवाणी, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स और अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं, सारे न्यूज़पेपर का जो क्रक्स होता है, इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए उपयोगी जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जो क्लास होती है, ये क्लास आपके आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ये साथ ही साथ यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और साथ ही साथ देखा जाए राजस्थान पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डेली यहाँ पर न्यूज़पेपर बेस्ड जो न्यूज़ खबरें होती हैं उन खबरों पर चर्चा की जाती है। स्टार्ट करें उससे पहले एक सूचना है आपके लिए कि आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज घटना चक्र के द्वारा लाई गई है। एक 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है जिसमें लगभग 2500 प्रश्नों की आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हिंदी और जीएस के प्रश्न दोनों को समाहित किया गया है। यहाँ पर हर सेट में देखा जाए तो 50 प्रश्न होते हैं। इन 50 प्रश्न में 35 प्रश्न होते हैं वो जीएस के होते हैं और 15 प्रश्न होते हैं वो हिंदी के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर करंट अफेयर और रीजनिंग के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। ठीक है, जो 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस वाले, उस जीएस के पोर्शन में देखा जाए तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लगातार आप डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अंतिम मुकाम पर पहुंच पाएंगे आरओ में सफलता के। ठीक है, और इसी के साथ एक सूचना और भी है कि अगर आप हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास में डेली पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के साथ में डेली एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा अप्रैल महीने का जो पैकेज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे इसका भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर पिन कमेंट में देखिएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है मासिक पैकेज का। फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीनों का पैकेज दिया हुआ है। मात्र 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनी हुई है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद आप वहां से आराम से सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है, डेली आपको वीडियो क्लास तो मिल ही जाती है शाम को 7:30 बजे। पीपीटी पीडीएफ भी आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती है। ऐप पर डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको डेली प्रदान किया जाता है जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे दिया जाता है। साथ ही साथ महीने के एंड में देखा जाए तो 100 क्वेश्चन का एक फुल लेंथ टेस्ट होता है। करंट अफेयर का पूरे महीने पर आधारित 100 क्वेश्चन का एक फुल लेंथ टेस्ट होता है जिसको आप लगा सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ। कंप्लीट पीडीएफ मासिक आपको प्रोवाइड की जाती है। जो महीने का अंत होता है तो महीने के अंत के साथ में ही देखा जाए तो महीने के एंड में आपको पूरे महीने का जो कंप्लीट पीडीएफ है एक मैगजीन के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सारा पैकेज है। आप ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट चेक करिए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पिन कमेंट में ही एक नंबर दिया होगा, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल करिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है, खबर पे चर्चा करें तो सबसे पहले दिवस से चर्चा करते हैं। दिवस से स्टार्ट करते हैं। जो 17 अप्रैल का दिन है विश्व होमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर चर्चा करें तो यह दिन 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज तथा समर्थन उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखा जाए जो हीमोफीलिया से प्रभावित लोग हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाना। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रभावित लोग जो होते हैं उनके बेहतर इलाज और समर्थन उपलब्ध कराना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम बात कर लें। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्नोबेल के जन्मदिन को समर्पित है। ठीक है, फ्रैंक श्नोबेल जो थे ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। यहां पर देखा जाए हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। विश्व हीमोफीलिया दिवस इस साल यानी 2025 का थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ठीक है, इस बार का थीम है, याद रखिएगा, एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, ये दिवस का थीम है। हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जा रहा है 2025 में 17 अप्रैल को, उसका थीम है। थीम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा से सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम चर्चा करें। जस्टिस बी आर गवई होंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? यहां पर देखा जाए जस्टिस बी आर गवई होंगे। ठीक है, जस्टिस बी आर गवई होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश भारत के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना, ठीक है, ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अगले सीजेआई बनने का केंद्र सरकार की सिफारिश की है। ठीक है, अगला सीजेआई बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की है। वह 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। मतलब जो संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद इन्होंने अगले नाम की जो सिफारिश की है, यहां पर देखा जाए तो 14 मई को, ठीक है, 14 मई को जस्टिस वी आर गवई जो है ये 52वें सीजेआई का पदभार संभाल लेंगे। ठीक, आगे हम चर्चा करें। जस्टिस गवई मौजूदा सीजेआई के बाद शीर्ष कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। वर्तमान में देखा जाए तो जो संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना के बाद में देखा जाए तो सबसे जो मोस्ट
सीनियर जज हैं वो कौन है सुप्रीम कोर्ट में, तो वी आर गवई ही है। बतौर सीजीआई उनका कार्यकाल 6 माह से अधिक होगा, ठीक है, 6 माह का लगभग कार्यकाल होगा। वह नवंबर, ठीक है, 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे 2025 में, ही 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे वी आर गवई भी। आगे हम बात करें सीजेआई खन्ना, पिछले 11 नवंबर को 51वें सीजेआई बने थे। 11 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में जो संजीव खन्ना उन्होंने शपथ ली थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है, 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के 62 वर्ष होती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, के जी बालकृष्णन के बाद, ठीक है, के जी बालकृष्णन के बाद जो वी आर गवई हैं ये द्वितीय दलित मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा से पूछा जा सकता है। आगे देखें, अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का शीर्ष कारोबारी साझेदार देश, ठीक है, लगातार 4 सालों से देखा जाए तो भारत का शीर्ष कारोबारी साझेदार कौन रहा है, अमेरिका रहा है। यहां पर हम चर्चा कर ले तो अमेरिका वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो था वो 131.84 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है, यहां पर देखा जाए 2024-25 में कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है, 131.84 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस अवधि में चीन के साथ देश का व्यापार घाटा 2023-24 के 85.08 अरब डॉलर से करीब 17% बढ़कर 99.2 अरब डॉलर पहुंच गया है, ठीक है, यहां पर देखा जाए 99.2 अरब डॉलर जो चीन के साथ व्यापार घाटा है वो भी पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन 2013-14 से 2017-18 और 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, ठीक है, पहले जो था चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। उसके बाद क्या होता है, जब गलवान वैली इंसिडेंट होता है उसके बाद धीरे धीरे चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे उनका बाइकआउट करना स्टार्ट किया गया। फिर जो दिवाली का सीजन आया तो उस टाइम भी बाइकआउट चाइना और आत्मनिर्भर भारत का ट्रेंड चला। तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका जो था शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया, ठीक है। आगे हम चर्चा करें 2020-21 के बाद अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 127.7 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर था, ठीक है, जो 23-24 में 118.4 अरब डॉलर था 2024-25 में बढ़ के कितना हो गया, 127 हो गया। और वहीं पर देखा जाए तो 131.84 अरब डॉलर है भारत और अमेरिका के बीच, भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो देखा जाए तो शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन हो गया, अमेरिका शीर्ष व्यापारिक साझेदार हो गया। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, व्यापार युद्ध के दौर में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, ठीक है, यूएन की रिपोर्ट है, यूएन के द्वारा कहा गया है कि जो व्यापार युद्ध ट्रेड वार चल रहा है, ट्रेड वार के दौरान भी देखा जाए तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास ने 16 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2025 में वैश्विक विकास दर धीमी होकर 2.3% रहने का अनुमान है। पहले इसने क्या कहा था, 3.3 के हिसाब से ग्रो करती रहेगी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, लेकिन अब इसने 1% सीधे सीधे घटा दिया है। अब क्या कहा है कि 2.3% के हिसाब से ग्रो करेगा, ठीक है। यूएन कह रहा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है मंदी का शिकार हो जाएगी देखा जाए, और वैश्विक विकास दर जो है वो धीमी हो जाएगी, ठीक है, 2.3% के हिसाब से रहने का अनुमान है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में फंस सकती है, ठीक है। यहां पर देखा जाए वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है ये मंदी में फंस सकती है। आगे देखें, दक्षिण एशिया क्षेत्र 2025 में, जो दक्षिण एशिया साउथ एशिया क्षेत्र है, यहां पर देखा जाए 2025 में ये 5.6% के दर से बढ़ेगा, ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ होगा दक्षिण एशिया का वो 5.6% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा, क्योंकि महंगाई में गिरावट से क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में मौद्रिक ढील का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, निरंतर मजबूत सार्वजनिक खर्च और आसान मौद्रिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5% के हिसाब से ग्रो करेगी। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है यूएन, ठीक है, यूएन के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025 में किस हिसाब से ग्रो करेगी, 6.5% की दर से बढ़ सकती है। यह 2024 में 6.9% की वृद्धि से थोड़ा कम है। देखा जाए तो 2024 में 6.9% के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन इस बार 2025 में देखा जाए तो 6.5 के हिसाब से ग्रो तो करेगी, लेकिन जब ट्रेड वार चल रहा है तो ट्रेड वार का असर भारत पे पड़ने के भी पूरे आसार है और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी वजह से देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन वैश्विक रूप से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था रहेगी। परीक्षा में आपसे पूछेगा तो ये एक पॉइंट याद रखना, 6.5 के हिसाब से यूएन के हिसाब से ग्रो करेगा, ठीक है। चलो आगे देखें, देवप्रयाग सौड़ा से जनासू के बीच भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सबसे लंबी सुरंग बनानी है, ठीक है,
और यहां से खुदाई करना स्टार्ट किए, यहां से ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया और करते 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 यहां तक पूरा ड्रिलिंग जो था जब कंप्लीट हो गया तो इसको कहा गया ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो वही है कि देवप्रयाग में सौड़ा से जनासू के बीच भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग सौड़ा से जनासू के बीच बन रही भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, इसकी लंबाई कितनी होगी? सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है इसकी लंबाई होगी 14.57। ठीक है, 14.57 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। और यहां पर देखा जाए 16 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हो गया है यहां पर। ठीक, यह परियोजना राज्य के पर्वतीय क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में देखा जाए तो जो पर्वतीय रेल नेटवर्क है, पर्वतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम एरिया है, केवल रेल कनेक्टिविटी अगर जो देखा जाए तो देहरादून तक। ठीक है, देहरादून तक रेल कनेक्टिविटी है, हरिद्वार देहरादून, फिर उसके बाद में अगर आपको उत्तरकाशी पिथौरागढ़ इत्यादि जाना तो वहां पे रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और इधर अगर आप देखेंगे तो कुमाऊं क्षेत्र में अगर आप देखें, ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में भी नैनीताल काठगोदाम तक ही रेलवे की कनेक्टिविटी है, उसके आगे की रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। चाहे आप पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं या आप उधर उत्तरकाशी जाना चाहते हैं तो वहां पे रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे रेल कनेक्टिविटी उत्तराखंड में विस्तारित की जाएगी और उसके उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ये ड्रिलिंग हुई है, ठीक है, जो ये लंबी सुरंग बनी है, ये सुरंग उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आगे हम बात करें, देवप्रयाग सौड़ा से जनासू तक 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। ठीक है, पूरे भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। केंद्र सरकार की पहल पर यह पहली बार है जब देश की पहाड़ी इलाके में रेलवे सुरंग बनाने के लिए टीबीएम तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। टीबीएम तकनीकी क्या होती है? टनल बोरिंग मशीन तकनीकी होती है टीबीएम का पूर्ण रूप। ठीक है, जो टीबीएम है, टीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग का मतलब जो टनल होती है, ठीक, जो सुरंग है उसकी बोरिंग करके उसको रास्ता बनाया जाता है। बोरिंग करने के बाद बोरिंग से खुदाई होती है और यही उत्तराखंड में जो सिलक्यारा सुरंग वाला आपने सुना होगा बीच में, ठीक है, तो वो यही का मामला था। आगे देखें, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल जो है, जो पूरी तरह परियोजना की देखरेख कर रहा है, इसी ने शक्ति नामक एक जर्मन निर्मित टनल बोरिंग मशीन का उपयोग करके यह सफलता हासिल की है। जो ब्रेक थ्रू हुआ है उस ब्रेक थ्रू में देखा जाए तो जर्मन निर्मित एक शक्ति नामक टीबीएम था। टीबीएम तकनीकी जो है टनल बोरिंग तकनीकी, ठीक है, टनल बोरिंग मशीन तकनीक जो है इसका नाम क्या था? शक्ति नाम था। और इसी शक्ति नाम से, जो शक्ति नाम का टीबीएम था, इसी से इस सुरंग की बोरिंग की गई थी। ठीक है, बोरिंग करने के बाद सुरंग का निर्माण किया गया। आगे हम बात करें, अमराराम गुजर मलावी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त होंगे। ठीक है, जो अमराराम गुजर है ये मलावी में भारत के नए उच्चायुक्त बनेंगे। यहां पर चर्चा कर ले, वर्तमान में रोम में मिशन के उप प्रमुख अमराराम गुजर को मलावी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चर्चा करें, अमराराम गुजर जो है 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। भारत ने 1964 में मलावी की आजादी के तुरंत बाद मलावी के साथ राजनयिक रिश्ते बनाए थे। दोनों देशों के बीच लगातार द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। चलिए आगे हम देखें, जापान 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली E5 और E3 बुलेट ट्रेन भारत को मुफ्त में देगा। ठीक है, जापान ने घोषणा की है और यह दैनिक भास्कर की खबर है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जो E5 और E3 ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, ये भारत को फ्री में प्रदान करेगा। यहां पर चर्चा कर ले, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान भारत को 2, ठीक है, शिनकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में प्रदान करेगा। यहां पर चर्चा करें, इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है ताकि यह यहां के उच्च तापमान और धूल जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच ट्रायल का परिचालन डाटा जुटाया जा सके। ठीक है, जो बुलेट ट्रेन का परिचालन है उसके लिए जो ट्रायल डाटा है वो जुटाने के लिए जापान के द्वारा जो 2 बुलेट ट्रेनें हैं वो भारत को फ्री में प्रदान की जाएंगी, E5 और E3। अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं। E5 शिनकानेंस, जिसको हायाबुसा के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब बनी थी? 2011 में बनी थी। इसकी हाई स्पीड कितनी है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिजाइन देखा जाए तो हवा के प्रतिरोध करने के लिए 15 मीटर लंबी, यहां पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से बनी हुई है E5, ठीक है, जिसको हायाबुसा कहा जा रहा है। आगे हम चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो हवा का प्रतिरोध करने के लिए 15 मीटर लंबी
एरोडायनेमिक नोज यहां पर है। आरामदायक के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्लास कोच इसमें लगे हुए हैं। वाइब्रेशन और शोर यहां पर नहीं होता है। ब्रेकिंग की बात कर ले तो स्मार्ट ब्रेक्स लगे हुए हैं। भूकंप या इमरजेंसी में बिना जर्क किए रुक सकती है। कोच के बारे में बात करें तो 253 मीटर लंबी एल्यूमिनियम मिश्रित धातु से बनी है और यहां पर टोटल 10 कोचें हैं जिसमें 731 यात्री बैठ सकेंगे। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, E3 के बारे में चर्चा कर ले तो E3 शिनकानसेन जो सीरीज है इसके बारे में चर्चा करिए। कब बनी थी, 1997 में बनी थी। इसे मिनी शिनकानसेन भी कहते हैं। आगे टॉप स्पीड के बारे में बात कर ले तो 275 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है यहाँ पर। और आरामदायक के बारे में जो कंफर्टेबल है इसका कैसा है, तो राइड जो क्वालिटी है कई सेफ्टी फीचर्स तथा कम लागत से युक्त है। डिजाइन की बात कर ले तो सक्रिय एवं साधारण पटरियों पर भी चल सकती है। जो सक्रिय और साधारण पटरियां होती हैं उन पर भी ये चल सकती है। ताकत के बारे में बात करें तो शक्तिशाली मोटर्स, हाई एक्सेलरेशन और एफिशिएंसी इसमें है। साथ ही साथ जो इसके कोच है 253 मीटर लंबी है और 6 से 7 कोच इसमें होते हैं। इसमें कुल 350 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 731 बैठ सकते हैं और यहाँ पर देखा जाए 350 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। और ये दोनों जो बुलेट ट्रेनें हैं E3 और E5 ये जापान के द्वारा भारत को मुफ्त में प्रदान की जा रही है, ताकि भारत देश है वहां पर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन का परीक्षण होना है उस परीक्षण को संचालित किया जा सके, ताकि जो भारत की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से टेस्टिंग हो सके। टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे देखें। मूडीज ने भारत का जो जीडीपी अनुमान है वो घटा दिया है। जीडीपी अनुमान जो है मूडीज के द्वारा घटा दिया गया है। चर्चा कर ले। रिसर्च फर्म मूडीज ने साल 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए अनुमान को घटाकर, ठीक है, 5.5 टू 6.5 कर दिया है। 5.5 से 6.5 के बीच में रहेगा, ऐसा मूडीज ने कहा है। आगे हम चर्चा करें। फरवरी में मूडीज ने जीडीपी में 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया था। जीडीपी जो फरवरी महीना था, फरवरी महीने में मूडीज ने बताया था कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.6 के हिसाब से ग्रो करेगी। लेकिन अब ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया, तो उस बीच में देखा जाए तो मूडीज ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको घटा दिया और बताया है कि 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में ही भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। ठीक है, आगे देखा जाए। रिपोर्ट में अमेरिका द्वारा लगाए गए टेरिफ को सुस्ती का वजह बताया गया। जो ये सुस्ती है, इस सुस्ती का वजह यही बताया गया है कि जो अमेरिका का टेरिफ है वो टेरिफ के कारण ही इस तरीके से ग्रो करेगी। आगे देखें। भारतीय नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25 का आयोजन किया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की गठन की स्मृति और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा मेघयान 25 का आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। PIB की खबर है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा पोस्ट किया गया था। आगे देखें। दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित इस संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा किया गया। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह संगोष्ठी इस वर्ष के WMO दिवस के विषय प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना के अनुरूप आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो यह संगोष्ठी हुई, जो WMO का थीम था इस बार का, प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, इसी अनुरूप इसका आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का किसके द्वारा किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। और जो भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनके द्वारा इस संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था इसका उद्घाटन, कहां पर आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। नई दिल्ली का जो नौसेना भवन है, इसी नौसेना भवन में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखें। जेवर में तैयार होगा भारत का डिफेंस मेंटेनेंस हब। जेवर में डिफेंस मेंटेनेंस हब बनेगा। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहेलिंग सुविधा विकसित होने जा रही है, जहां राफेल और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों की मरम्मत की जाएगी। ठीक है, इसके लिए देखा जाए तो डसाल्ट एविएशन कंपनी, ये कंपनी कहां की है, ये कंपनी है फ्रांस की। और इसी कंपनी के द्वारा जो राफेल है, राफेल का निर्माण किया जाता है। डसाल्ट एविएशन कंपनी जो है, इसी के द्वारा राफेल बनाया जाता है। कहां की कंपनी, फ्रांस की कंपनी है। तो डसाल्ट एविएशन कंपनी ने इसके लिए जमीन मांगी है और स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना भी प्रस्तुत की है। मतलब यहां पर देखा जाए तो जो डसाल्ट एविएशन कंपनी है उसके द्वारा जेवर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग के लिए
एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का कार्य कौन करेगा? तो डसाल्ट एविएशन कंपनी करने जा रही है। इस पहल से न केवल तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह परियोजना यूपी को वैश्विक रक्षा मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को रक्षा डिफेंस हब बनाने में, ठीक है, रक्षा हब बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस वजह से देखा जाए तो ये आपके जीएस पेपर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका, उस दृष्टिकोण से कोई प्रश्न पूछा जाए तो यहां पर हम इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आगे देखें, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण खबर है उनमें सबसे अंतिम सवाल क्या है, अंतिम टॉपिक क्या है? यूपी पहला प्रदेश जहां सरकार कराएगी पेटेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर सरकार खुद ही पेटेंट कराएगी। ठीक है, क्या होगा यहां पर? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को नई उड़ान देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्टार्टअप करने वालों को अपने इनोवेशन का पेटेंट कराने के लिए शुल्क का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, तो इन स्टार्टअप्स के द्वारा जो इनोवेशन किया जाता है उसका पेटेंट कराने के लिए सरकार इनकी मदद करेगी। सरकार के द्वारा ही इनका जो पेटेंट कराने का जो शुल्क होता है उसका वहन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार पूरे भारत का पहला प्रदेश है। इसके साथ ही युवाओं को अपने आइडिया का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता भी मिलेगी। जो प्रदेश के युवा हैं उनके जो इनोवेटिव आइडिया है, उनके इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए देखा जाए तो 1 लाख रुपए तक की उनको सहायता भी प्रदान की जाएगी। आगे चर्चा करें, स्टार्टअप और इनोवेशन नीति में हुए बदलाव से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती भी मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो स्टार्टअप इको कल्चर है, स्टार्टअप इको कल्चर को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल आपके जीएस पेपर 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन को आप करंट से जोड़ के लिख सकते हैं। और जैसे ही आप 20 के 20 क्वेश्चन को करंट अफेयर से जोड़कर लिखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर पाने के चांसेस आपके जीएस पेपर 6 में है। सबसे कम नंबर पाने की चांसेस जीएस पेपर 6 में है और सबसे ज्यादा नंबर पाने के चांसेस आपके जीएस पेपर 6 में है। ठीक है, तो याद रखिए, तैयारी आप इस तरीके से करिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले। ठीक है, चलिए आज आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि के क्या प्रमुख कारण हो सकता है? यहां पर देखा जाए तो ये प्रश्न आप व्यवहारिक प्रश्न है। यहां जो क्लास हुई उसी क्लास पर आधारित ये व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि अब जो परीक्षा का ट्रेंड है उसमें फैक्चुअल प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं, कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो व्यवहारिक प्रश्नों को भी हम यहाँ पर अपने इस जो क्लास होती है उसमें समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका उत्तर दीजिएगा आप। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? पहला कारण है चीन के साथ बढ़ता तनाव। दूसरा है भारत अमेरिका रणनीतिक सहयोग। तीसरा है वाणिज्य मंत्रालय की निष्क्रियता। और चौथा है डब्ल्यूटीओ से बाहर होना। ठीक है, इसमें प्रमुख कारण क्या हो सकता है? चीन के साथ बढ़ता तनाव, भारत का चीन के साथ बढ़ता तनाव इस वजह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, या भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक सहयोग है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बढ़ा है, इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है, या वाणिज्य मंत्रालय की निष्क्रियता है, या डब्ल्यूटीओ से बाहर होना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदम समझिए, एग्जैक्ट आपको बताना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहां पर देखा जाए तो व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया है, तो जो सटीक व्यवहारिक उत्तर हो वही देने का प्रयास करिएगा। आगे देखें, दूसरा है कथन कारण पर आधारित प्रश्न है। क्या है कथन? कथन है कि भारत 2025 में दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। कारण है भारत में सार्वजनिक खर्च और मौद्रिक नीति मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कथन सही है पर कारण गलत है। डी कह रहा है कथन गलत है, कारण सही है। तो यहां पर आप बताइए, कथन और कारण दोनों एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं, और यहां पर एक चीज आप जाने रहिए कि सही व्याख्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस वजह से यहां पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार पेटेंट शुल्क वहन कर रही है तो इसका कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित है? व्यवहारिक प्रश्न है, और व्यवहारिक प्रश्न ऐसे ही आपके यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा में और पीसीएस में पूछा जा सकता है। यहां पर देखा जाए, अगर सरकार पेटेंट का शुल्क वहन करेगी तो सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ सकता है? बेरोजगारी में वृद्धि होगी, नवाचार और स्टार्टअप्स में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश में कमी आएगा, या पेटेंट कार्यालय बंद होना।
ठीक है, तो कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? भारत में जेवर के पास डिफेंस मेंटेनेंस हब विकसित किया जाएगा। तर्क है इससे भारत की रक्षा स्वावलंबन क्षमता बढ़ेगी। आपको बताना है केवल कथन सही है, केवल तर्क सही है, दोनों सही है, तर्क उचित है, और डी कह रहा है दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। और अंतिम प्रश्न क्या है कि वर्ष 2025 के लिए विश्व होमोफीलिया दिवस का थीम क्या है? यहाँ पर विश्व होमोफीलिया दिवस का थीम आपसे पूछा जा रहा है। इस थीम का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा उत्तर सही है कमेंट में आप बताइएगा। यहाँ पर मैंने आज अपने इस वीडियो में 25 मिनट का करीब वीडियो है और 25 मिनट के वीडियो में मैंने आपसे 5 सवाल पूछे हैं। इन पांचों सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जो सवाल आपसे पूछे जाए उन सवालों का उत्तर कमेंट में जरूर दिया करिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा किया करिए और पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।